मुश्किल ये है कि आप अंग्रेज़ी के अलावा कोई ज़बान बोले तो आप पढ़े लिखे नहीं लगते, लेकिन अब आप बर्दाश्त कर लें। तो मैंने कहा अच्छा हुज़ूर एक बात बताएं कि ये बिल्लियों की बहुत आदत होती है, अक्सर जाके अवन में बच्चे दे देती हैं, तो उन बच्चों को आप बिस्किट कहते हैं क्या? एक मकान के एक कमरे में एक गोरा चिट्टा आदमी और एक नन्हा मुन्ना बच्चा बाल्टी से नहाए। बावर्ची ने नाश्ता दिया जिसमें उड़द की दाल और टोस्ट थे। आदमी उठा, चिक हटाई, संदूक खोला, उसमें से पिस्तौल निकाला, दीवार पे टकी बंदूक ली और बाहर खड़े रिक्शे में बैठ के चला गया। बच्चा बेबस देखता रहा। अब इसे ज़रा स्कैन करते हैं। एक मकान अरबिक, एक कमरे में इटालियन, कमरा इज़ इटालियन, बाल्टी इज़ पुर्तगीज़, गोरा चिट्टा आदमी में चिट्टा पंजाबी, नन्ना मुन्ना बच्चा में नन्हा गुजराती, बच्चा पर्शियन, बावर्ची टर्किश। ख़वातीन हज़रात, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मुझे सख्त इंस्ट्रक्शन दिए हैं, हुक्म ये है कि आप उर्दू में बोलेंगे। मुश्किल ये है कि आप अंग्रेज़ी के अलावा कोई ज़बान बोले तो आप पढ़े लिखे नहीं लगते, लेकिन अब आप बर्दाश्त कर लें। पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा किशोर आपका कि आपने इतने अहम तकरीब में, जो पहला आपके वालिद का इस तरह का फंक्शन है, उसमें मुझे इज़्ज़त बख्शी आपने, और मैं जानता हूँ कि आपके दिल में क्या इज़्ज़त और क्या मोहब्बत है उनके लिए। तो अगर आपने मुझे याद किया इस काम के लिए तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है जिसका मैं वाकई शुक्रगुज़ार हूँ। ये हालांकि शायर ने तो ये शराब के बारे में कहा था, लेकिन ये उर्दू के बारे में भी सच है कि छुटती नहीं है मुँह से काफिर लगी हुई। तो इसमें एक कोई है बात जो ये ज़बान मर्द नहीं सकती और कत्ल नहीं हो पाती, कुछ खूबी है इसमें। ये आवाम की ज़बान है। मगर इससे पहले कि हम सोचें किसकी ज़बान है, कहाँ पैदा हुई, कहाँ पली बढ़ी, कहाँ जवान हुई, सवाल ये कि ज़बान होती क्या है। हम जब बात करते हैं उर्दू ज़बान, हिंदी ज़बान, अंग्रेज़ी ज़बान, फ्रेंच ज़बान, तमिल ज़बान, ज़बान क्या चीज़ है? ज़बान क्या अपनी स्क्रिप्ट है? अगर स्क्रिप्ट है तो ये अगर जो पोस्टर लगा होता है KUCH HOTA, ये अंग्रेज़ी है? कुछ कुछ होता है, ये तो इंग्लिश में लिखा है, रोमन में लिखा है। और सच तो यह है कि अंग्रेज़ी फिर रोमन है, अंग्रेज़ी ही नहीं है। चाहे वो फ्रेंच हो, जर्मन हो, ये सब एक्चुअली तो इटालियन लैंग्वेजेस हैं। अगर हम ये मान लें कि स्क्रिप्ट ज़बान है तो ये तो सब सारी यूरोप की आधी जो यूरोप है वो तो मांगे कि स्क्रिप्ट पे काम कर रहा है। तो क्या ज़बान वोकैबुलरी है? अच्छा, ये हॉल एयर कंडीशनड है, मैंने अंग्रेज़ी बोली, 4 लफ्ज़ थे, ये हॉल एयर कंडीशन है। इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लफ्ज़ थे वो था हॉल और एयर कंडीशनड। तो क्या मैं अंग्रेज़ी बोल रहा था? नहीं। क्यों नहीं बोल रहा था? इसलिए कि इधर ये लगा है और उधर है लगा है। तो न स्क्रिप्ट न वोकैबुलरी। अल्टीमेटली ज़बान अपना सिंटैक्स है, अपना ग्रामर है। लफ्ज़ तो कहीं से भी आ जाते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ये जो एक पैराग्राफ मुझे रट गया है, मैंने इतनी बार सुनाया है, तो ये एक रटाई बात मैं बोलने वाला हूँ, लेकिन वो अभी भी असर करती है। तो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, मैं एक छोटा सा पैराग्राफ बोलूँगा, उसमें किसी को भी इस हॉल में कोई लफ्ज़ मुश्किल लगे तो हाथ उठा दीजिएगा। एक मकान के एक कमरे में एक गोरा चिट्टा आदमी और एक नन्हा मुन्ना बच्चा
बाल्टी से नहाए, बावर्ची ने नाश्ता दिया जिसमें उड़द की दाल और टोस्ट थे। आदमी उठा, चिक हटाई, संदूक खोला, उसमें से पिस्तौल निकाला, दीवार पे टकी बंदूक ली और बाहर खड़े रिक्शे में बैठ के चला गया। बच्चा बेबस देखता रहा। कोई मुश्किल? कोई भी मुश्किल नहीं। अच्छा, अब इसे ज़रा स्कैन करते हैं। एक मकान अरबिक, एक कमरे में इटालियन, कमरा इज इटालियन, बाल्टी इज पुर्तगीज, गोरा चिट्टा आदमी में चिट्टा पंजाबी, नन्ना मुन्ना बच्चा में नन्हा गुजराती, बच्चा पर्शियन, बावर्ची टर्किश, नाश्ता पर्शियन, उड़द तमिल, टोस्ट इंग्लिश टोस्ट, चिक टर्किश, संदूक टर्किश, पिस्तौल इंग्लिश, दीवार पर्शियन, बंदूक टर्किश, रिक्शा जैपनीज, रिक्शा इज अ जैपनीज वर्ड, और बेबस है विवश, संस्कृत। इतने सिंपल से 4 लाइनों में हमने 12-13 लैंग्वेजेस के वर्ड इस्तेमाल किए। जो हम बोलते हैं हमें मालूम ही नहीं है कि कौन सा शब्द कहाँ से आया है और कब आया है और कैसे आ गया। अभी मैं पढ़ रहा था कि एक साहब ने रिसर्च की है कि मराठी में तकरीबन 30% वर्ड जो हैं वो पर्शियन बेस्ड है। हैरत की बात नहीं है, वैसे हमें मालूम नहीं था कि जो पोर्ट एरियाज़ होते हैं उनमें बड़ी आराम से बाहर के लफ्ज़ आते हैं। सेलर सिर्फ सामान नहीं लाते, वो लफ्ज़ भी ला के छोड़ देते हैं और वो लफ्ज़ अपना लिए जाते हैं। कमाल ये है कि लफ्ज़ हम या कोई भी लैंग्वेज एज इट इज़ नहीं लेते, जैसे का तैसा वही नहीं लेते, उसे हम अपने सिंटेक्स में, अपने ग्रामर में ढाल देते हैं। मतलब हवा पर्शियन है लेकिन हवाएं पर्शियन नहीं है, हवाओं पर्शियन नहीं है। दोस्त पर्शियन है, दोस्ती पर्शियन नहीं है, और दोस्तों भी पर्शियन नहीं है, और दोस्तों भी पर्शियन नहीं है। दोस्तों और दोस्तों में भी फ़र्क है। ये गलती हमारे पॉलिटिकल लीडर बहुत करते रहते हैं। जहाँ दोस्तों बोलना चाहिए वह दोस्तों बोलते हैं, जहाँ दोस्तों बोलना चाहिए वह दोस्तों बोलते हैं। दोस्तों सेकंड पर्सन से बोल सकते हैं, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों। लेकिन जब आप थर्ड पर्सन बनाएंगे उसे, तो मैंने अपने भाइयों से कहा, अपने दोस्तों से कहा। नेजल थर्ड पर्सन में आता है, बिना नेजल सेकंड पर्सन। खैर, अब इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे भी काम चल रहा है चलने दो। तो सवाल ये है कि ये उर्दू क्या है, ये कहाँ से आई, ये कैसे बनी। इसके बारे में भी अजीब अजीब कहानियाँ हैं, अजीब अजीब किस्से हैं। मुझे एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी औरत, हमारी दोस्त हैं, बड़ी अच्छी पेंटर हैं, बम्बई में रहती हैं, तो मुझसे उन्होंने हम लोग बड़े गहरे दोस्त, फैमिली फ्रेंड। तो एक दिन उन्हें ख्याल आ गया, तो मुझसे पूछा उन्होंने कि जावेद जी, उर्दू तो बाबर के साथ आई थी ना? तो मैं हाँ, उसके ही घोड़े पे पीछे बैठी हुई थी, बुर्का पहने, और बस वो उसने, बाबर ने उसे यहाँ उतार दिया, वो तो कुछ दिनों बाद मर गया, ये इधर ही रह गई। तो मतलब देखिए, इल्म की कोई लिमिट हो तो हो, जहालत की कोई लिमिट नहीं, दुनिया की हर गलत चीज़ की कोई लिमिट नहीं। शराफत की लिमिट तो हो, कमीनगी की लिमिट नहीं है। तो हर चीज़ जो बुरी है और गलत है वो इन्फिनाइट है। तो ये ज़बान, ये प्योरली हिंदुस्तान की ज़बान है। इसलिए कि जब मैं कहता हूँ तुम खाना खाओगे, पानी पियोगे, घर जा रहे हो, भूख तो नहीं लग रही, ये कौन सी ज़बान है?
ये अगर देवनागरी में लिख दोगे तो हिंदी हो जाएगी, नस्तालिख में लिख दोगे तो उर्दू हो जाएगी। और वो लोग यूपी में जिनकी आज भी कमी नहीं है, जो ना हिंदी लिख सकते हैं, ना उर्दू लिख सकते हैं, ना कुछ पढ़ सकते हैं, वो जब ये कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, तो कौन सी ज़बान बोल रहे हैं, वो कौन सी ज़बान है? तो कोई हैरत नहीं है कि तकरीबन 300 साढ़े 300 साल तक इस ज़बान का नाम हिंदवी था। ज़बाने हिंदुस्तान जब ये दक्कन में गई तो उसे ज़बाने हिंदुस्तान कहते थे, हिंदुस्तानी। अब ये पैदा कहाँ हुई, पहली बार इसने जन्म कहाँ लिया, इस पे बहुत सारे क्लेम हैं। पंजाब से लेकर दक्कन तक क्लेमेंट्स मौजूद हैं। आपको एक किताब है महमूद शिरानी या शामी या शेरी, मुझे सरनेम उनका ठीक से याद नहीं, उर्दू इन पंजाब। उनका कहना है कि उर्दू पंजाब से ही शुरू हुई, इसलिए कि वहाँ जो बाहर के लोग आए तो सबसे पहले पंजाब में आए और वहाँ रहे और ठहरे और वहाँ से ट्रेड कर रहे थे। और जो हरियाणा तो उस समय पंजाबी था, तो वो जो हरियाणवी थी और जो पंजाबी थी वो मिल के एक ज़बान धीरे धीरे डेवलप हुई, जो फिर नीचे ट्रिकल डाउन हुई। जो यूपी वाला है वो तो कहता है भाई उन्होंने भी किताबें लिखी हुई कि ये तो खड़ी बोली है जो हमारे वेस्टर्न यूपी में बोली जाती है, दिल्ली में बोली जाती है, उसी में अलग अलग ज़बानों के शब्द आ गए, लेकिन ग्रामर तो हमारी है खड़ी बोली की। तुम जा रहे हो, मैं आ रहा हूँ, खाना खाओगे, पानी पियोगे, तो खड़ी बोली है। इसी में डिफरेंट लैंग्वेजेस के वर्ड जमा करके एक ज़बान बन गई नई। अवेलेबल स्क्रिप्ट उस ज़माने में जैसे आज अंग्रेज़ी है, तो लिंगुआ फ्रंका ऑफ द एलीट वॉज फारसी। हिंदुस्तान में कोई 700-800 साल तो ऑफिशियल लैंग्वेज, कोर्ट लैंग्वेज ही पर्शियन रही है। उन लोगों की जिनकी मदर टंग पर्शियन नहीं थी, लेकिन वो पढ़े लिखे लोगों की ज़बान कहलाती थी। पूरे सेंट्रल एशिया में भी उसी को ये दर्जा हासिल था। तो वो स्क्रिप्ट अवेलेबल थी, तो ये डायलेक्ट उसमें लिखा जाने लगा। ये कोई 13वीं सदी में शायद, जाहिर एक दिन में तो नहीं हुआ होगा, लेकिन जो ट्रेसेबल है, जो हिस्ट्री में मेंशन होते हैं। बहुत से लोग नहीं मेंशन होते, वो अपना काम करके चले जाते हैं, उनका कभी पता ही नहीं लगता। वो हम अमीर खुसरो को कहते हैं कि भाई अमीर खुसरो जो पटियाली में पैदा हुए थे, दिल्ली में रहते थे, कोई 8 या 9 बादशाहों के साथ काम भी किया उन्होंने ये डायलेक्ट जो था लेके, और ये डायलेक्ट जो आज हम उर्दू सुन रहे हैं वैसा नहीं था, ये तो वक्त के साथ पॉलिश होती रही, बदलती रही, वरना आँखें तरसतियाँ हैं, इस तरह की भी लैंग्वेज होती थी। ये कैसी बस्तियाँ हैं कि जिनको देखने को आँखें तरसतियाँ हैं। तो ये सब चला गया धीरे धीरे करके। वली मुझ मने आवे ख्याल, इस तरह तो ये मने था पहले, तो फिर वो में बना। तो इसमें धीरे धीरे इम्प्रोवाइजेशन और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सफिस्टिकेट किया गया, क्लीन किया गया। लेकिन इसकी बिगनिंग जो है वो हमें मिलती है खुसरो के यहाँ, जो कि अच्छा वो भी संबंध देखिए क्या है कि सखी पिया की मैं क्या बताऊँ, ना आप आवे न भेजे पतियाँ। तो अच्छा फिर उसमें कहीं फारसी के लफ्ज़ भी आ जाते हैं, कहीं एक लाइन आधी फारसी में और आधी अवधी में। तो धीरे धीरे एक चीज़ फोकस में आ रही है। ये दौर गया, उसके बाद एक चाणक्य हम देखते हैं कि यहाँ ये सब तो हो रहा है, लेकिन जो पहला साहिबे दीवान, जैसे पहला दीवान छपा उर्दू का, पोइट्री का, वो छपा दक्कन में। तो ये दक्कन कैसे कूद फांद के पहुंच गई, ये मुझे हमेशा डिस्टर्ब करता था। इसकी 2 थ्योरीज हैं, मुझे दूसरी ज़्यादा ठीक लगती है, हो सकता है उसमें मेरे यूपी वाले होने का हाथ हो। कि एक तो उनका ये कहना है कि देखिए वो खड़ी बोली यहाँ तक आ गई थी, लेकिन बाकी उर्दू खड़ी बोली बनी इसलिए कि हमारे तरफ ही दोनों तरफ वो है समंदर,
और हमारे पास भी सेलर्स आते थे, हमारे यहाँ भी ट्रेड होती थी, अरब भी आते थे, टर्क भी आते थे, ईरानियन भी आते थे, और उनके शब्द धीरे धीरे यहाँ आए और उसके बाद लोग भी आए और वो ज़बान धीरे धीरे बनी। हमने इसको बनाया, दक्कनी उसके बाद बाकी लोगों ने सीखी। ये तो सही है कि कुल्लू कुतुब शाह जो थे वो पहले साहिब दीवान शायर उर्दू के थे, लेकिन हकीकत क्या है कि ये 13वीं सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी जो था, जिसे अभी एक फिल्म में भी दिखाया गया है, क्या नाम था उस फिल्म का? हाँ, अलाउद्दीन खिलजी रणवीर सिंह जैसा बिल्कुल नहीं था, वो काफ़ी डिफरेंट था। कभी उसके बारे में बात करेंगे। उसने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो दुनिया में पहली बार हुए, हैरत अंगेज। तो ये पहला बादशाह था जो इतना डीप गया, और इन्होंने मेरे ख्याल से 1303 या कुछ ऐसे ही था, मुझे आई एम वेरी बैड एट रिमेम्बरिंग नंबर्स, मुझे तो अपना कार नंबर नहीं याद रहता। अब अलाउद्दीन कब गए थे कहाँ से याद होगा, लेकिन बहरहाल ये 14वीं सदी की बात है जब वो गए थे वहाँ ईस्वी। तो वहाँ पर बहुत लोग रह गए। उसी के एक अराउंड 50 ईयर्स बाद फिर ये तो आ गए, फिर वहाँ बहुत से लोग सेटल हो गए वहाँ जो इधर के थे। फिर उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में वो दौलताबाद को पूरा दिल्ली लेके चले गए थे। वो तो मालूम है बाकी सब कुछ है, पानी नहीं है, तो एक से एक उनके जो फैसले हुआ करते थे। तो फिर सब वापस आ गए, बहुत से लोग फिर भी रह गए। तो ये जो यहाँ गया था, और जब ये तुगलक सरकार कमज़ोर पड़ी हुकूमत, तो वहाँ बहमनी उन्होंने ख़ुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। बहमनी नाम का एक जनरल था जो बादशाह बन गया, और वो भी कुछ एक 50 साल के अंदर टूट गया, और 5 डिफरेंट स्टेट्स बन गई, जिनमें से 2 थी गोलकंडा और बीजापुर। इन्होंने इस ज़बान को बहुत ज़्यादा संवारा और आगे बढ़ाया। कुली कुतुब शाह गोलकंडा का था, और वही अब वो देखिए फिर वही ज़बान, पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज यकपल जिया जाए ना। अब ये अपने पालने में है उर्दू। एक और था जो पैदा तो वहाँ हुआ था, वली दक्कनी जिसे कहते हैं, लेकिन उसका ज़्यादातर ज़िंदगी गुजरात में गुजरी, और वहीं गुजरात में वो मरा। तो उसे वली गुजराती भी कहते हैं, वली दक्कनी भी कहते हैं। उसकी कब्र अहमदाबाद में थी इसलिए कह रहा हूँ कि वो 2002 में उसको तोड़ के वहाँ सड़क बना दी गई। आहिस्ता आहिस्ता पहली बार ये रदीफ उसी ने इस्तेमाल की थी। ये धीरे 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 जो वली से एक दिल्ली भी वली आए, और वली का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इसलिए कि पहले ये जो शायर थे वो बड़े बड़े शायर हुए हैं, लेकिन उनका फोकस गज़ल पे नहीं था। ये वली का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इन अ वे ही कैन बी कॉल्ड एज द फर्स्ट पोएट ऑफ गज़ल इन उर्दू। और उसके बाद गज़ल का एक रवाज शुरू हुआ जो धीरे धीरे बड़ा पॉपुलर हुआ। इससे पहले कि अब ये सब हिस्ट्री में चलते, गज़ल के बारे में कुछ बात करते हैं। गज़ल बड़ा पॉपुलर आज भी जॉनर है, लेकिन ये है क्या? मुझे ऐसा ख्याल है कि काफ़ी लोग ये बात नहीं जानते कि गज़ल होती क्या है। इसलिए कि बहुत बार उन्होंने मेरी नज़म को कहा, सर वो जो आपकी गज़ल है ना, वो गज़ल थी ही नहीं। गज़ल क्या चीज़ है? ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये स्टार्ट तो हुई है अरब से, लेकिन जो हिंदुस्तान पहुँचते पहुँचते तक बदल गई हो। शायरी में, दुनिया की शायरी में, वो चाहे अंग्रेज़ी शायरी हो, संस्कृत हो, अरबिक हो, फ्रेंच हो, इनमें राइम होता है, काफिया जिसे हम कहते हैं। और अरबिक पोइट्री में भी काफिया होता है। हमारे जो ट्रेडिशनल 2 हैं उनमें भी काफिया होता है। कि
रहीमन मुश्किल ला पड़ी टेढ़े दोहू काम, सीधे से जग ना मिले उल्टे मिले न राम। तो अब काम और राम आपके पास है। A flower by a mossy stone half hidden from the eye, fair as the star that only one is shining on the sky. The sky and I. यही अरबिक पोइट्री में है, यही संस्कृत में है। एक चीज नई आई जो काफिये के बाद होती है, इसका नाम है रदीफ। ये अरब्स की नहीं है, ये कहीं पर्शिया में इन्वेंट हुई। उन्होंने गज़ल लेके उसको इसमें एक नई चीज़ डाली वक्त के साथ। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर दर्द की दवा क्या है। तो ये हुआ और दवा तो राइम हो गया, काफिया हो गया। ये क्या है, ये रदीफ है। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। तो दर दर ये तो काफिया हो गया, नहीं आती क्या है, ये रदीफ है। ये हमने इनहेरिट किया पर्शियन पोइट्री से। आज हिंदुस्तान में पंजाबी में भी शायरी होती है, गज़ल लिखी जाती है, गुजराती में भी गज़ल लिखी जाती है, मराठी में भी गज़ल लिखी जाती है, उर्दू में तो लिखी जाती है, हिंदी में भी लिखी जाती है, और वो रदीफ इसमें होता है। कुछ ऊंज भी राहवां आँखियाँ सन, कुछ गलिज गमादा तौकवी थी, कुछ शायर दे लोग भी जालिम था, कुछ सानू मरंदा शौक भी थी। ये सी जो है ये रदीफ है, वरना शौक और तौक पे ख़त्म हो जानी चाहिए बात। सी तो हर ज़बान में ये जो हमारे यहाँ गज़ल लिखी जाती है, एक बात हुई कि इसमें रदीफ भी होती है। हालांकि नहीं भी हो, लेकिन तो कोई जेल नहीं भेजेगा, लेकिन आम तौर से होती है। ऐसी भी गज़लें हैं जिनमें नहीं है, मगर वो बहुत कम होती हैं। और बड़े बड़े शायरों ने ऐसी गज़लें लिखी हैं जिसमें रदीफ नहीं है। जिगर का शेर है, तेरा तसव्वुर शब हम शब, खिलवत गम भी बज़्म तरब। तो शब तरब कोई रदीफ नहीं, लेकिन आम तौर से नहीं होता। 99% गज़लों में आपको मिलेगी रदीफ। ये तो एक बात हुई। दूसरे इसमें एक और चीज़ है जो इसको बहुत यूनिक बनाती है इस फॉर्म को, वो है कि गज़ल एक बिस्किट के डिब्बे जैसी है, जिसके अंदर तरह तरह के बिस्किट हैं। कुछ मीठे हैं, कुछ नमकीन हैं, कुछ क्रीम वाले हैं, कुछ सादे हैं, किसी में जैम लगा हुआ है, किसी में नहीं लगा है। अलग अलग टेस्ट के बिस्किट हैं, मगर एक डिब्बे में। इसमें हर 2 लाइनें अपने अंदर मुकम्मल है। उनका पहली 2 लाइनों से या बाद की 2 लाइनों से कोई संबंध, कोई ताल्लुक हो, कोई ज़रूरी नहीं। सो इट इज़ अ पैकेज ऑफ एक्लेक्टिक थॉट्स एंड स्टेटमेंट्स, जो कुछ भी हो सकते हैं। तो व्हाट इज पुटिंग देम टुगेदर? 2 चीज़ें हैं। एक बहर, जिसे कहते हैं मीटर, कि मीटर एक है। दूसरे रदीफ और काफिया। रदीफ तो सेम चलती रहेगी, लेकिन काफिये बदलते रहेंगे। मीटर, राइम, रदीफ, ये एक होगा, और हर 2 लाइनें अपने अंदर कंप्लीट होंगी, जिनका आगे पीछे से कोई वास्ता हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मेक्स गज़ल वेरी कोटेबल, कि 2 लाइन में आप पूरी बात कह देते हैं। किसी ने सर्वे किया था हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, जब बातचीत हुआ करती थी, तो जो ज़्यादातर ऑलमोस्ट अबव 90% जो पोइट्री कोट हुई है वो उर्दू गज़ल की है। इसलिए कि 2 लाइन में आप पूरी बात कह देते हैं, और उसके बाद अगली दूसरी लाइन में कुछ और होगा। मैं ऐसी मिसाल के तौर पे अपनी 1-2 शेर बताता हूँ जिसमें एक दूसरे से कोई ताल्लुक़ नहीं उनका। कल जहाँ दीवार थी है आज एक दर देखिए, कल जहाँ दीवार थी है आज एक दर देखिए, क्या समाई थी भला दीवाने के सर देखिए।
अब इसमें सटल सी बात यह है कि ये जो दर बना है ये दीवाने के सर से बना है, तो यहाँ आपने चुपके से सर का प्रेजेंट डाल दिया कि ये इसने सर मार मार के दीवार को दर कर दिया। अब अगला शेर क्या है? पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बत स्वान, पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बत, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। तो देखिए है रदीफ, सर दर अंदर काफिया चल रहा है, लेकिन टॉपिक्स तो बिल्कुल अलग। तो इस तरह आप कोई भी गज़ल देखेंगे तो उसमें आमतौर से हो सकता है मूड एक हो, लेकिन शेर अलग अलग हों, उनका आपस में कोई वास्ता नहीं, और वास्ता ढूंढने की कोशिश करने से सिर्फ कन्फ्यूजन होगा आपको। हर शेर को अपने अंदर एंजॉय कीजिए उसे। अब ये जो दौर आया था इन लोगों के बाद, जब वली दक्कनी ने और इस तरह के दूसरे शायरों ने गज़ल की तरफ भेजा उर्दू पोइट्री को, मैं उर्दू प्रोज़ के बारे में बाद में करूँगा, लेकिन इसलिए कि वो ज़रा बेचारी रनर अप है उर्दू लिटरेचर में। वो भी इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छे काम हुए, लेकिन फिर भी उर्दू इज़ अल्टीमेटली नोन बाय इट्स पोइट्री। तो ये कौन सी होगी सदी, 18वीं सदी, 17वीं सदी, कुछ ऐसा, या इसके बीच में, कि जब दर्द, जुरत, मीर, जिसको शहंशाह सुखन कहते हैं, जिसको गालिब तक ने माना है, और सौदा, ऐसे बड़े शायर पैदा हुए। अच्छा, इस बीच में ये मेरे ख्याल से ये बाद में हुआ है, 17वीं सदी में हुआ है, 18th सेंचुरी में एक शाह हातिम थे जिन्होंने उर्दू को एक नया नाम दिया, रेख्ता। आजकल यहाँ तो बहुत सुनते हैं ना, रेख्ता बड़ा ज़बरदस्त यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है, और दुनिया की सबसे बड़ी जो उर्दू साइट है नेट पे, वो रेख्ता है, संजीव सराफ की बनाई हुई। वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ दिस। तो रेख्ता का मतलब है जो उसको क्या बोलते, दो पौधे मिला के जो बनाते हैं आप, उसे क्या ब्रीडिंग क्या कहते हैं? हाइब्रिड। रेख्ता का मतलब हाइब्रिड। बिकॉज ये जो ज़बान है इसने इतनी जगहों से शब्द लिया, वो खड़ी बोली की वोकेबलरी लेके इतनी ज़बानों के शब्द हैं इसमें कि इसे हाइब्रिड, उन्होंने कहा कि तो हाइब्रिड है। तो ये रेख्ता नाम पड़ा, जिसको उसके 100-150 साल बाद गालिब ने ये वर्ड इस्तेमाल किया है मीर के बारे में। रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। और मीर था। मीर के ज़माने में एक और भी शायर थे जिनका इतना नाम आपने नहीं सुना होगा, मगर वो उस वक्त बड़े शायर थे, कायम। वो दिल्ली के नहीं थे, तो शायद इस वजह से नाम नहीं हुआ इतना। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। एक बात जिस पे मैं, चूंकि मेरी मदर टंग उर्दू है, हालांकि इसमें भी एक झंझट है, वो बताऊंगा भी आपको, मैं बहुत फ़ख्र करता हूँ कि दुनिया की जितनी ज़बानें हैं, जब उसमें पोइट्री शुरू हुई, उनकी हिस्ट्री में आप जाइए तो वो शुरू हुई हिम से, चर्च में, टेम्पल में, in praise of the deities or God or the superpower or whatever. And धीरे धीरे transcendent and went to other avenues, maybe love, romance, sense of loneliness, so on. वो भी first person, second person तक रहा, और बहुत दिनों बाद फिर वो जाके उसमें social issues आए. Urdu is one language in the world जो पहले दिन से ए रिलीजियस और सेकुलर थी, पहले दिन से। ये कायम अमीर जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, इनके शेर आप सुनेंगे तो हैरान होंगे, आज पता नहीं किसी शायर की हिम्मत होगी स्टेज पे से शेर पढ़ने की कि नहीं, जो उस ज़माने में लिखे हुए।
18वीं सेंचुरी में। कायम का शेर है, काबा जो ढह गया है तो क्या जाए गम शेख। अगर काबा टूट गया है, डिमोलिश हो गया है, तो इसमें कौन से गम की बात है। कुछ कसरे दिल नहीं, कोई दिल का महल नहीं है जो बनाया न जाएगा। मीर कैसा है, निजात मतलब मोक्ष, जाए है जी निजात के गम में, ऐसी जन्नत गई जहन्नुम में। मीर के दीनों मजहब का क्या पूछते हो कि उनने तो कशका खींचा, दैर मंदिर दैर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया। ये ऐसी पोइट्री, और एक ये तो मैं एक दो सुना रहा हूँ आपको, यानी इसी पे अकेले एक पूरी शाम गुजारी जा सकती है। एक एंटी फंडामेंटलिज्म, एंटी रिलॉजिसिटी, एक हर जगह एक रिवोल्ट और एक फॉरवर्ड लुकिंग एटीट्यूड दिखता है उर्दू पोइट्री में। परहैप्स विद द एक्सेप्शन ऑफ वन, आई एम वेरी एम्बैरेस्ड अबाउट दैट। वो बड़ी इज्जत होती है उनकी इकबाल की, मैं तो नहीं करता। तो हर स्टेज पे हुआ। गालिब, मुझे याद है एक गालिब के बारे में आपको एक बात बताई, लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ कि मेरे क्रेडेंशियल भी इधर डाउटफुल है। हुआ ये कि एक बहुत बड़े उर्दू के शायर थे, वो दुनिया में नहीं रहे तो उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है। मैंने उनसे कहा कि इस बात पे बहस हो रही थी ज़बान पे, तो मैंने उनसे कहा माफ़ कीजिएगा, आपको वो जो मिसरा है वो ज़बान के हिसाब से सही नहीं है, गलती है उसमें। पहले आप मुझे गलती बता रहे हैं, आप कैसे बता सकते हैं? आप जहाँ के हैं वहाँ के लोगों को मैं अहले ज़बान नहीं मानता हूँ, लिंग्विस्ट। तो मैंने कहा इसे कहाँ मालूम होगा, मैं तो लखनऊ में पला बढ़ा हूँ सारी ज़िंदगी। तो कल मैंने कहा मैं कहाँ का हूँ? कहले आप ग्वालियर के हैं। ये तो सच है कि मैं ग्वालियर में पैदा हुआ था, लेकिन 2-4 महीने का था तो चला आया। तो मैंने कहा अच्छा हुजूर एक बात बताएं कि ये बिल्लियों की बहुत आदत होती है, अक्सर जाके अवन में बच्चे दे देती हैं, तो उन बच्चों को आप बिस्किट कहते हैं क्या? तो भाई कहाँ पैदा हुए इससे क्या मतलब, कहाँ पले पड़े वो देखो हैं। तो अब ये देखिए जहाँ गालिब है, एक मेरी बहस हो गई थी, एक आज वो दुनिया में नहीं, मनी कौल, बहुत अच्छा फिल्म, बड़ा फिल्म मेकर था, वो अलग तरह की फिल्में बनाते थे और हम लोग तो मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा में थे। ही यूज्ड टू मेक टोटली एक्सपेरिमेंटल अनकन्वेंशनल फिल्म्स, और उस ज़माने में मैंने उसकी वो इज़्ज़त नहीं की जो अब करता हूँ। उसने एक पिक्चर बनाई थी उसकी रोटी, तो मुझे किसी ने पूछा वो मनी कौल की पिक्चर देखी उसकी रोटी? मैंने कहा नहीं, मैं तो अपनी रोटी देख रहा हूँ। तो वो अलग बात है, लेकिन अब ख्याल होता है कि वाकई कितने अच्छे अच्छे काम किए उसने। एक जगह हम दोनों बैठे थे, उस ज़माने में मैं भी शराब पीता था, तो बहस हो गई हमारी गालिब पे, और वो ये कह रहे थे कि गालिब वॉज पॉसिबल ओनली इन इंडिया, और मैं उनसे कह रहा था कि भाई एक जीनियस था, वो कहीं भी पैदा होता जीनियस ही होता। बट ही वॉज राइट एंड आई वॉज रॉन्ग। मैंने अभी एक किताब रिसेंटली की है, उसमें मैंने इस किस्से का जिक्र किया। मैंने कहा आई विश यू वुड हैव बीन अलाइव, तो मैं जाके उससे अपोलोजाइज करता। गालिब को आप अगर सीरियसली पढ़िए तो आपकी समझ में आता है कि ये तो हिंदुस्तान के अलावा कहीं हो नहीं सकता था। देखिए सेमिटिक रिलीजन्स में क्रिएशन और क्रिएटर अलग है। क्रिएटर जो है वो पैदा भी करता है, फिर कॉन्स्टेंटली एक आप पे वॉच रखता है, फिर आपने कोई भी गलती की तो एक दिन वो फिर हिसाब लेता है आपसे, पूछता है भाई तुम उस दिन वहाँ कैसे चले गए थे, ये तुमने क्या किया, वगैरह वगैरह, और उसके हिसाब से फिर आपको जन्नत या दोज़ख भेजता है। वाइल इन वैदिक कॉन्सेप्ट फिलॉसफी क्रिएटर और क्रिएशन दो आइडेंटिटीज नहीं, वो सब एक है। मैं डॉक्टर साहब के सामने बोल रहा हूँ, मेरी हिम्मत देखिए आप, ये बैठे हैं और मैं वेदांत के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन आजकल ऐसे गलत काम बहुत होते हैं एक और से ही। तो बहुत से लोग जिन्हें नहीं बोलना चाहिए बोलते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट अलग है, वो आप मैनिफेस्टेशन उसी सुप्रीम पावर के हैं। एंड द मोमेंट यू
get back that purity, you will go and assimilate into it. तो ये एक अलग तरह, यहाँ मास्टर और पीपल और मे बी स्लेव का कॉन्सेप्ट नहीं है। न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डिबोया मुझको होने में, न मैं होता तो क्या होता। अब ये तो हिंदुस्तान में ही लिख सकता है आदमी। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जस्तुजू क्या है। ये जिस्म कहाँ जलता है, ये राख कहाँ कुरेदी जाती है? कजाकिस्तान में, ईरान में, इजिप्ट में, इराक में, कहाँ? ये दो मिसालें मैं यहाँ दे रहा हूँ। आप कदम कदम पे आप देखेंगे कि उसका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो एक अजीब तरह का सिंथेसिस है, जो पर्शियन लिटरेचर की एस्थेटिक्स हैं, जो उसकी नफासतें हैं, नज़ाकतें हैं, वो और जो गहराई और जो डेप्थ है वेदांत की, वो उसकी शायरी में मौजूद है। तो उसने दोनों तरफ से फॉर्म और कंटेंट का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया। ही वॉज द फर्स्ट पोएट जिसने थॉट दिए है। इमोशनल रिएक्शंस मिले हैं बहुत, लेकिन उर्दू पोइट्री में और शायद किसी भी पोइट्री में मैं इतनी डीप थॉट जो उसके शेरों में मिलती है और 2 लाइन में, वो दैट इज़ वाई पवन जी ने लिखा है, और मैं बिल्कुल इन ऑल ह्यूमिलिटी एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं इनसे आधा भी गालिब के बारे में नहीं जानता हूँ। इन्होंने जो कहा है, लिखा है, तो मैं बिलीव करूँगा कि गालिब वॉज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द वर्ल्ड इन 19th सेंचुरी। जो 19th सेंचुरी के जो शायर थे, ये नहीं कि हमें ऑल द टाइम, उससे पहले बड़े बड़े उस्ताद पैदा हुए हैं भाई, लेकिन ये कि 19th सेंचुरी का वो सबसे बड़ा, दुनिया का बड़ा शायर था। अनबिलीवेबल आदमी था। उसकी 2 लाइनों में जो बातें हैं कि देखिए बड़ी, वो उस ज़माने में, अब तो छोड़िए, उस ज़माने में भी उसकी लैंग्वेज जो है डिफ़िकल्ट मानी जाती थी और बहुत ही मतलब डेंस मानते थे, और लोग बड़ा इरिटेट होते थे। उसकी बहुत बुराई होती थी गालिब की। तो तंग आके उसने शेर कहा था कि न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह, गर नहीं है मेरे अशार में माने न सही। शेर देखिए उसका, हूँ गर्मिये तसव्वुरे फरदा से नगमा संज, मैं अंदली पे गुलशने नाफरीदा हूँ। मैं तो कल जो गुलशन बनने वाला है उसके इमेजिनेशन से गा रहा हूँ। मैं वो बर्ड हूँ, मैं वो कोयल हूँ जो इमेजिनेशन से इतना एक्साइटमेंट है उसे कि कल का गुलशन कैसा होगा, उसको याद करके गा रहा हूँ। मैं एक ऐसे गार्डन का बुलबुल हूँ। आई एम अ लार्क ऑफ अ गार्डन दैट इज येट टू बी मेड। अब देखिए कहाँ रहे कि ईमा मुझे खींचे है तो ईमा मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। ये सिंबल्स हैं। आइए सर, आई जाइए इधर ही, किस्सा खत्म हो। पार्टनरशिप में मैंने बहुत दिनों काम किया है ऐसी क्या बात। ये जो गहराई है ये उसके यहाँ मिलती है कि वो कह रहा है, देखिए सिंबल्स हैं और गज़ल में सिंबल ही होते हैं, इसलिए कि यहाँ काबा जो है वो उस चौकोर डब्बे का नाम नहीं है जो काले कपड़े में होता है। ये काबा जो है वो ट्रेडिशन का और कंजर्वेटिव थॉट्स का और बिलीफ का सिंबल बनता है। कलीसा इज नॉट द चर्च, it has nothing to do with Kalisa, had nothing to do with Christianity, but the European knowledge, but the modernism, कि मुझे ये रोक रहा है और वो मुझे खींच रहा है, ये मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। तो उसकी इसी ये सिंबल्स हैं। अच्छा, वजह क्या है कि जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया था कि 2 लाइनों में पूरी बात कहनी है, तो 2 लाइनों में जब बात कहनी हो
तो यू नीड सिंबल्स, कि भाई मैं ये वर्ड इस्तेमाल करूं तो समझ जाना कि इसके क्या मतलब है, और पूरी उसकी डिटेल समझ जाना। हम लोग आपस में भी जब धीरे धीरे बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे से तो कुछ सिंबल्स बना लेते हैं लैंग्वेज में, कि 4 आदमी हों उनके सामने भी आप कहते हैं तो किसी समझ में ना आए, मेटाफर में बात कर ली। अब मिसाल के तौर पे आम तौर से लोग का ये ख्याल है, अरे साहब वो क्या है, वो शराब मैखानात और साखी ये सब होता है उसमें, उर्दू पोइट्री में यही सब है, शराब वराब का। ये जो गज़ल सिंगर हैं इनको छोड़ दीजिए, इन्होंने गज़ल की बड़ी ऐसी की तैसी की है। तो उन्होंने तो वाकई शराब को शराब ही गाया है और मैखाने को मैखाना ही गाया है, इसलिए कि बहुत ही बेचारे क्या कहूँ मजबूर से शायरों का लिखा हुआ है। लेकिन जो रियल पोइट्री है उसमें शराब का मतलब कभी शराब नहीं, उसमें मैखाने का मतलब मैखाना नहीं है, उसमें हरम तो कहते हैं मस्जिद को, मस्जिद नहीं है, ये अलग है। ये या दैर मंदिर नहीं है, ये सिंबल्स हैं। या जो आशिक है वो सिर्फ आशिक नहीं है, ये सिंबल्स यूज करते हैं ताकि आप एक बात कहीं समझ में आए। मिसाल के तौर पे मैं एक शेर सुनाता हूँ, जिन्हें प्यास है उन्हें कम से कम, जिन्हें प्यास कम उन्हें दम बदम, जिन्हें प्यास है उन्हें कम से कम, जिन्हें प्यास कम उन्हें दम बदम, मेरे साखिया तेरे मैकदे का निज़ाम है कि मजाक है। ये क्या शराब के बारे में? ये एक अनफेयर इकोनॉमिक सिस्टम पे है। या मीर के आपको जो शेर मिलते हैं वो क्या दिल के बारे में है? ये वो ज़माना था जब अब्दाली के हमले हुए हैं, उसने लुटते हुए दिल्ली को देखा, बर्बाद होते देखा। एक ऐसा वक्त आया कि उसे माइग्रेट करना पड़ा और लखनऊ चला गया। सौदा जो दूसरा बड़ा शायर था वो भी लखनऊ चला गया। होता क्या है कि इनकी रोज़ी रोटियां जो है चलती थी जागीरदारों, ज़मींदारों, राजाओं, महाराजाओं, नवाबों, बादशाहों से। जब वही बर्बाद हो जाए तो इनकी तो रोज़ी रोटी, अवध फिर भी उस वक्त बेहतर हालत में था, एंड इट वॉज इमर्जिंग ए द रिच स्टेट। तो ये सब धीरे धीरे करके वहाँ शिफ्ट हो रहे थे, इसलिए यहाँ तो सब लुट गया था दिल्ली में। अब उसके शेर देखिए, ये क्या उसके दिल के बारे में है? दिल की बर्बादी का क्या मज़कूर हो, क्या बयान करूं। ये नगर 100 मरतबा लूटा गया। दिल की आबादी की इस हद है खराबी कि न पूछ, कि जो दिल की आबादी थी उसकी क्या हालत हो गई है, न पूछ। दिल की आबादी की इस हद है खराबी कि न पूछ, जाना जाता है कि इस राह से लश्कर गुजरा। अब देखिए, कुछ टेकन फॉर ग्रांटेड है कि जहाँ से फौज गुजरती है वहाँ क्या होता है। तो उसने बार बार, जब लखनऊ भी गया था तब उसने वो लिखा, क्या बूदो बाश पूछो हो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हसरत पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, हम रहने वाले हैं उसी उछड़े तैयार के। तो ये जो दुख है, सौदा ने लिखे हैं शेर आशोब। शेर आशोब एक अलग फॉर्म है, एक जॉन है पोइट्री का, कि जिसमें आप एक जो पूरा समाज में बर्बादी आई है, जो शहर में बर्बादी आई है, रियासत में बर्बादी आई है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया, उसको शेर आशोब कहते। सौदा ने उसी ज़माने में लिखा कि क्या हाल है हमारा, क्या हो गया है। अब सौदा आजकल है नहीं, तो खैर तो ये कॉन्शियसनेस आपको दिखाई देती है पोइट्री में, मगर सही मानों में। हालांकि मीर ने भी लिखा है, गालिब ने भी लिखा है बहुत कुछ, और दूसरे शायरों ने भी लिखा है, लेकिन फ्रंट फुटेड और क्लियर विदाउट एनी कन्फ्यूजन और इनहिबिशन अगर सोशियो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस उर्दू पोइट्री ने ली तो वो अर्ली 20वीं सेंचुरी में ली। उससे पहले एक ऐसा भी वक्त आया था कि बहुत अच्छे अच्छे शायर हुए, दाग थे, क्या ज़बान थी उनकी, बड़ी खूबसूरत रोमांटिक पोइट्री करते थे कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं,
सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो बदली निगाह तौर से बेतौर हो गए, तुम तो जवान होते ही कुछ और हो गए। तो ऐसी मज़े मज़े की, ख़ासतौर से लखनऊ में। अच्छा, ये एक बात आगे चलते हुए तरक्की पसंद तहरीक जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट है, उसे जाने से पहले मैं 2-4 बातें और अर्ज़ करूँ आपसे। ये ज़बान जो पंजाब में थी, ये ज़बान जो यूपी में थी, दिल्ली में थी और लखनऊ में थी, ये ज़बान जो दक्कन में थी, ये थी तो उर्दूएँ, लेकिन सबका अपना अलग रंग था, सबका अलग अंदाज था। मिसाल के तौर पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे पंजाब ख़ास तौर से लेट 19th एंड 20th सेंचुरी, पर्टिकुलरली अर्ली 20, जिस तरह की शायरी पंजाब ने की है वो कहीं नहीं हुई। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी मदर टंग कुछ और है और दूसरी ज़बान आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो जो फोनेटिक्स का सेंस आपको होगा वो उसको नहीं हो सकता जिसकी मदर टंग भी वही है। इसलिए कि कितना भी पास आए, एक हल्का सा फासला रहता है, और जब वो फासला होता है तो सिर्फ माने नहीं समझ में आते, लफ्ज़ की साउंड भी समझ में आती है ज़्यादा। हमारे यहाँ तो जैसे वो उन्होंने कहा जोर साहब ने कि भाई उर्दू तो हमारे घर की लौंडी थी, तो प्रॉब्लम ये हुआ कि अक्सर लोगों ने उसके साथ ट्रीटमेंट भी वैसे ही किया। लेकिन यहाँ पर जो फ्रेशनेस ऑफ डिक्शन आपको पंजाब के शायरों में दिखती है, वो यूपी में नहीं मिली आपको तब। ये प्लेजर सीकिंग हो गई थी लखनऊ की पोइट्री बहुत ज़्यादा, तो उसमें मीन मेक बहुत थी, इसलिए कि वो नफासतें और नज़ाकतें लखनऊ के कल्चर की, कि ये लफ्ज़ यूँ जायज़ है और यूँ जायज़ नहीं है, इसका तलफ़ुज़ ये है और ये नहीं। हद तो ये है कि ये जो जेंडर्स हैं हमारी ज़बान में, ये भी लखनऊ में बने हैं। और ये 2-4 बड़े शायर थे, आतश और दूसरे, जिन्होंने तय किया बैठ के कि साहब खिड़की होती है और दरवाज़ा होता है। अच्छा भाई, खिड़की क्यों होती है? इसमें ई लगी है उसमें, तो फिर सिपाही क्यों होता है? उसमें भी तो ई लगा है। और खजांची क्यों होता है? वो भी होती तो ठीक था। कुछ नहीं, ये तय हो गया और अब आप इससे इधर उधर गए तो गलत है। तो जेंडर तय किए गए हैं लखनऊ में, और ये जेंडर इसीलिए नाराज़ होते हैं लखनऊ वाले हैदराबादियों से भी और पंजाबियों से भी, उनके जेंडर ज़रा फ़र्क हो जाते हैं। नहीं साहब, ये नहीं होगा, ये गलत है। तो ये आपस के बाइसेस और प्रेजुडिसेस बहुत हैं। तो कहीं ये हो गया था कि उर्दू पोइट्री वाकई धीरे धीरे सिर्फ प्लेजर सीकिंग हो रही थी। एंड देन अ मेजर हैपनिंग टुक प्लेस, दैट वाज इन परहैप्स 36। ये लंदन के एक छोटे से रेस्टोरेंट में बात शुरू हुई, जहाँ मुल्क राजानंद, सज्जाद ज़हीर, ज्योतिर्मय घोष और भी एक तमिल के भी राइटर थे, इनका नाम इस समय मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है। इन लोगों ने बैठ के बात की। ये बात है 34 की, 1934 की, कि इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है कि हमारे जो कलम हैं, हमारी पोइट्री, हमारा आर्ट, हमारा लिटरेचर, हमारी शॉर्ट स्टोरीज, हमारे नॉवेल्स, ये मुल्क में एक तो पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए और सोशल इंजस्टिस के ख़िलाफ़, विमेन एम्पावरमेंट के लिए ये कलम इस्तेमाल होनी चाहिए। सज्जाद ज़हीर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो उसका तैयार करे मैनिफेस्टो, which almost took 2 years, and in 36 he came. He sent one copy to Gurudev, met Premchand ji and others, writers from different languages. और 1936 लखनऊ में एक बहुत ह्यूज कॉन्फ्रेंस हुई जिसको प्रिसाइड किया मुंशी प्रेमचंद ने। मैंने मुंशी प्रेमचंद का अभी तक आपसे जिक्र नहीं किया, इसलिए कि मैं प्रोज की तरफ नहीं गया हूँ। he was the father of Urdu novel and particularly Urdu short story. उर्दू में शॉर्ट स्टोरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था प्रेमचंद से पहले। और वहाँ पर उनका गुरुदेव का ब्लेसिंग आई, उन्होंने एक ख़त भेजा कि ये बहुत अच्छा कदम है और ये बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, और बहुत अच्छी स्पीच
उन्होंने दी। मुंशी प्रेमचंद ने जहाँ बताया कि आज हमारे कलम ये हुस्न और इश्क और ये शराब और मैख गदा ये सब जो कि सचमुच हो गए थे, जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया, इसे छोड़िए और अब मुल्क के लोगों को जगाने के लिए, मुल्क के लोगों को उठाने के लिए हमारे कलम इस्तेमाल होनी चाहिए। हर ज़बान में इस तरह के राइटर आए, बंगाली में, मराठी में, गुजराती में। मैं क्योंकि उर्दू मेरी ज़बान है, मैं उर्दू के बारे में जानता हूँ। मैं ये बात बहुत ही फ़ख्र से कहता हूँ कि इस एक लंबी जो पहली जो कतार थी इस फ़ौज की, उस पर आपको उर्दू के कितने शायर और कितने अदीब दिखाई देते हैं। मतलब उस वक्त जो बड़ा पोएट या बड़ा राइटर था वो इसी मोमेंट में था, और उसने अपने कलम को, अपनी पोइट्री को, अपने अफसाने को, अपने नावल को इस कॉज के लिए इस्तेमाल किया। मुंशी प्रेमचंद, रायन सिंह बेदी, इस्मत चुगताई, कृष्णचंद्र, अहमद नदीम कासमी, फैज़ अहमद फैज़, मजाज, सरदार जाफरी, जानिसार अख्तर, कैफी आज़मी, साहिर लुधियानवी, मजरूह, मतलब ये अब भी मैं कुछ नाम भूल रहा हूँगा शायद। वो तो भैया कैसे भूलूँगा, कैसी बात कर रहे हैं, मरवाएंगे तो ये प्रोज में मंटो, इस्मत, मैं उन्हें तरीके पसंद नहीं मानता। मुझे दुख है, वो बहुत गज़ब के, मतलब मैं कौन होता हूँ उनके बारे में राय रखने वाला, लेकिन हम सबके बारे में राय रखते हैं तो उनके बारे में रखें। है क्या कि वो शुरू बहुत, उनकी पहली किताब है बांगे दरा। बांगे दरा में बिल्कुल ठीक थे, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने नज़में की। नया शिवाला, क्या क्या, सच कह दूँ है ब्राह्मण कर तू बुरा न माने, और वो पूरा उसमें शेख को भी उन्होंने एड्रेस किया और ब्राह्मण को भी, ये सब। उसके बाद उनको पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गई उनकी, वो कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरान इसका है वो मज़हब का कफन है। तो ठीक है भाई, आप अपने रास्ते खुश रहें, हमारा तो वो रास्ता नहीं है। और हम अब पहले पैदा हुए थे, बड़े आदमी हैं पाकिस्तान में, तो आप शायर कौम कहलाते हैं, जो भी है वहाँ। उनकी ख़बर पे चारों तरफ 4 फौजी खड़े रहते हैं सुबह से शाम तक, पता नहीं किसका ख़तरा है उन्हें। तो लेकिन ये कि वो, मैं ज़रा एम्बेरस हूँ इस बात से कि इतना टैलेंट, मतलब उनके टैलेंट में कोई शक नहीं। फैक्ट ये है कि बहुत सारे तरक्की पसंद शायर वुड used to praise him only for his craft and his vocabulary and his flow, not for his content. वो शुरू में था, वो ठीक है, ये जो अच्छी वो शायरी थी कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के ताज क्या ताज हिला दो, और जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोटी, उस खेत के हर खुश है गंदुम को जला दो, वगैरह वगैरह। तो यहाँ तक तो ठीक बात थी। फिर उसके बाद वो पता नहीं क्या लिखने लगे कि रहमतें हैं तेरी अगयार के काशानों पर, बर्ग गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। तो वो मैंने तो बर्ग बहुत लोगों पे गिरती देखी है, तो मैं कैसे मानूँ कि सिर्फ मुसलमानों पे गिरती है, ऐसा नहीं है। तो वो हमें ज़रा कुछ कहीं अपील नहीं करती बात। लेकिन बहरहाल अब ऐसा भी होता है, नज़र का टीका भी चाहिए होता है। तो जहाँ तक इनका ताल्लुक़ है, इन शायरों का, इन अदीबों का, मतलब SF जो है स्टूडेंट फेडरेशन, 50s में एक सर्वे किया गया। सच तो ये है कि जो प्रोज राइटर हैं उन्होंने जो असर डाला है वो अनबिलीवेबल है, अनसंग है टू अ ग्रेट एक्सटेंट। शायरों को तो हम पढ़ते रहते हैं, फैज़ की शायरी सबको याद है, साहिर की शायरी सबको याद है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि कृष्णचंद्र ने क्या किया। इन 50s परहैप्स 55, 56, एक उस ज़माने में कुछ मेरे ख्याल से अराउंड 52 यूनिवर्सिटीज़ थी पूरे हिंदुस्तान में। तो वहाँ जो स्टूडेंट फेडरेशन के मेंबर्स थे उनको एक सर्वे किया गया उनमें कि भाई आप लेफ्टिस्ट क्यों हैं। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ा है, ना उन्होंने ये कहा कि हमने डास कैपिटल पढ़ा है, ना उन्होंने ये कहा कि हमने माओ की रेड बुक पढ़ी है। उन्होंने कहा हमने कृष्णचंद्र को पढ़ा है,
हम कृष्णचंद्र को पढ़ते हैं इसलिए हम लेफ्टिस्ट हैं। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है। क्या लोगों ने क्या काम किए हैं। ये शुरू हुआ था 30 से और समझिए 70s तक आते आते होता क्या है कि हर चीज़ अल्टीमेटली आदमी, मूवमेंट, पार्टी, इज़म्स वक्त के साथ अपना कैरिकेचर बन जाते हैं और उनके अंदर वही बातें आ जाती हैं जिनके खिलाफ वो लड़े थे। कमाल ये है। तो यही होता है, वो जो सख्ती आ जाती है और उसमें जो एक्सट्रीम एटीट्यूड आ जाता है वो फिर उसको तबाह कर देता है। आप तो लड़े थे ना एक्सट्रीम एटीट्यूड के खिलाफ, उससे ही तो आपने बगावत की थी, उन्हीं वैल्यू सिस्टम से तो आपने रिवोल्ट किया था। अब आपके वैल्यू सिस्टम ऐसे हो गए कि ज़रा सा कोई हिले तो आप उसको फांसी पे चढ़ाने को तैयार हो जाएं, तो ये तो ठीक बात नहीं है। मतलब फैज़ ने जो हिंदुस्तान की आज़ादी पे नज़्म लिखी थी, हिंदुस्तान की आज़ादी के साथ एक हादसा हुआ था, ये मुल्क के टुकड़े हुए थे, हज़ारों लाखों लोग मरे थे, कत्ल हुए थे, बेघर हुए थे। तो फैज़ ने नज़्म लिखी थी, ये दाग दाग उजाला ये शब गज़ीदा सहर, ये रात की डसी हुई सुबह। ये उजाला जो दाग दाग है जिस पे स्पॉट्स पड़े हुए हैं, ये शब, ये सहर जिसको डसा हुआ है रात ने, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। इस नज़्म पे उसको क्रिटिसाइज किया गया कि ये आप क्या बोल रहे हैं कि ठीक नहीं है, आज़ादी परफेक्ट नहीं आई है। मतलब क्या है आपका? आप हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? ये कम्युनिस्ट पार्टी उससे पूछ रही है फैज़ से। वो गम कर रहा है कि मुल्क के टुकड़े हो गए। तो इस तरह की सख्तियाँ आई कहीं कहीं। लोग एक इतनी खूबसूरत नज़्म है फैज़ की रकीब से, इट्स अ ब्रांड न्यू एंगल, जो है कि आके वाबस्ता हैं उस हुस्न की यादें तुझसे जिसने इस दिल को परी खाना बना रखा था। तुझ पे भी उठी हैं वो खोई हुई साहिर आँखें, तूने भी ये मतलब, और क्या तुझको मालूम है कि उम्र गंवा दी हमने। क्यों? रकीब से मेरा रिश्ता क्या है? या तो वो जानता है, मैं जानता हूँ कि हम किसके दीवाने हैं, तो मेरा तुम्हारा कुछ कॉमन है। ये कितना नया एंगल है कि एड्रेसिंग द राइवल। अब ये वही नज़्म कंप्लीट हो गई थी, मगर ये कि कहीं खौफ था सर पे तो 3-4 फिर आगे लगा दिए, और देख बाजार में बिकता हुआ मजदूर का गोश्त, ये अरे भाई इस नज़्म का कोई ताल्लुक़ नहीं उस बात से। तो ये सख्तियाँ कहीं आई जिसके ख़िलाफ़ रिवोल्ट भी हुआ। फिर एक रिवोल्ट जो है वो भी एक तरफा हो गया। जब तक तुम दुनिया की बात करोगे, समाज की बात करोगे, गलत है। ये सब एक्सटर्नल बातें हैं, ये माइंड की बातें हैं। गो इनटू योर ओन वर्ल्ड, अंदर जाओ, अपने अंदर ढूंढो। मुझे शक है कि किसी न किसी हद तक जो इंपीरियल पावर, जो वेस्टर्न पावर्स काम करती हैं, और ये ऐसा कोई पैरानोया की बात नहीं है, ये कहीं उन्होंने इन चीज़ों को इनकरेज किया, वेस्ट में भी और यहाँ भी, कि जहाँ शायरी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के साथ ना हो। अरे भाई ये तो प्रोपेगेंडा है, पॉलिटिकल और सोशियो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस से आप शायरी कर रहे हैं, तो ये तो माइंड से कर रहे हैं। आपके अंदर जो इंसान छुपा हुआ है, जो आपके अंदर है, आपकी रूह, आपकी आत्मा, आपका सबकॉन्शियस, उसमें जाइए और वहाँ ढूंढिए कौन है, क्या है अपनी दुनिया में। तो मतलब ये है कि आप दुनिया के काम के न रहें। और ऐसी भी बहुत शायरी हुई, बहुत ज़्यादा। फिर एक वक्त आया कि ये हुआ कि भाई क्यों, वाई शुड पोइट्री बी डिपेंडेंट ऑन वर्ड्स, वाई कांट वी हैव पोइट्री विदाउट वर्ड्स। चमक चमकार ने शबशीर ने के, मज़े मुहकम फिंजीर ने के, कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ साउंड है। ऐसी भी गज़लें लिखी गई, अंदर से नया हो के निकलता हुआ जैसे साए से जुदा हो के वो दालान में है। क्या बोल रहे हो भाई? एक शेर सुनेंगे आप, समझे मैं मजाक कर रहा हूँ? ये सीरियस एक पोएट, उस जमाने के पोएट का शेर है। कुत्ते पर खरगोश आया तब जाके अहमदाबाद बना, ये शेर है। तो ये पागलपन भी हुआ कुछ दिनों, लेकिन
थैंकफुली अल्टीमेटली पेंडुलम बीच में आ गया, और आज जो पोइट्री हो रही है उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं लोग। जो यंग जनरेशन है उनके मैं शेर सुनता हूँ तो मैं बहुत एनवी करता हूँ। और ये है कि जहाँ तक इसका प्रोज का ताल्लुक़ है, मुंशी प्रेमचंद हो, ये जिन लोगों के मैंने नाम लिए, इनको आप देखिए। एक और शक्ल है, मैं टूवर्ड द एंड, कितनी देर हो गई? मतलब मुझे पता नहीं चलना चाहिए, मुझे आप बाद में ना बताइएगा। तो थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। तो जी हाँ, प्रोज जो है वो उसका इतना नहीं किया गया है। दूसरा जो रुख है हिंदुस्तान की उर्दू पोइट्री के बारे में लोग नहीं जानते, वो है कि हिंदुस्तान के कई सौ साल की जो फ्रीडम मूवमेंट रहा 1857 से और उससे पहले से टिल 15th of August और आफ्टर दैट द आफ्टरमाथ ऑफ द पार्टीशन, इसके ऊपर उर्दू में क्या पोइट्री है। हर जो मूवमेंट आया, चाहे वो नॉन कोऑपरेशन का हो, चाहे कोई सा भी हो, चाहे सेलर्स की रिवोल्ट हो, चाहे कोई भी चोरा चोरी का किस्सा हो, जो भी हो, जो भी इतने दिनों में हिंदुस्तान में अंग्रेज से इंटरैक्ट किया आज़ादी के मत वालों ने, आज़ादी की कोशिश करने वालों में, वहाँ आपको उस सिचुएशन पे उर्दू क्या पोइट्री मिलती है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब बन गए तो क्या पोइट्री उर्दू की आपको मिलती है उस पर, जो उस वक्त लिखी गई। और क्या अफसाने मिलते हैं, वो भी है। क्या नॉवेल्स मिलते हैं। एक गद्दार नाम का एक नावल है, वो हिंदी में भी अवेलेबल है, कृष्णचंद्र का। वो मैंने 6-7 बार पढ़ा, मैं पढ़ ही नहीं सकता उसे बिना रोए। और मैं आप लोग को बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि वो नावल पढ़िए आप, पार्टीशन पे है, गद्दार। हिंदुस्तान के जितने डेटीज़ हैं, देवी देवता, जितने त्यौहार हैं, जितने शहर हैं, जितने मौसम हैं, उन पे उर्दू में जो पोइट्री है कई सौ साल की, वो पोइट्री आप पढ़िए और मैं आपको बताऊंगा, सब आपको मिल जाएगी एक ही जगह। मेरे फादर ने कई बरस लगा के 2 वॉल्यूम एडिट किए थे, जिनका नाम है हिंदुस्तान हमारा, और वो यहाँ राजकमल में हिंदी में देवनागरी में अवेलेबल है। किस किस ज़माने की पोइट्री। होली पे मैं दावा करता हूँ कि हिंदुस्तान में कितनी ज़माने हैं, उर्दू से बेटर होली पे तो आपको पोइट्री नहीं मिल सकती, मैं गारंटी से बोलता हूँ। जो होली पे नज़में लिखी गई हैं, दिवाली पे, जन्माष्टमी पे। छमावनी एक त्यौहार है जैनों का, जो मुझे उर्दू पोइट्री से मालूम हुआ, मुझे पता ही नहीं था। छमावनी पे लिखी हुई पोएम। राम कृष्ण, और कृष्ण और राधा पे तो कितनी पोइट्री, कोई एंड ही नहीं है। एंड ही लेंड हिमसेल्फ टू पोइट्री। तो कितनी शायरी है, और कब की। बनारस के घाटों पे जो शायरी लिखी गई, मतलब आप हैरान हुए। और दूसरी तरफ झांसी की रानी पे भी है, और टीपू सुल्तान पे भी है, वहाँ भी ऐसी पोइट्री है कि आप पढ़ें तो रोंगटे खड़े हो जाए। और जो हमारे त्यौहार, कल्चर, ट्रेडिशन, बसंत, और जो 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 रस्में हैं, उन पे जो शायरी है, और वो आज की लिखी हुई नहीं है। मैं आई वोंट मिन्स माय वर्ड, आज तो हो सकता है पॉलिटिकल कंसिडरेशन से और एक्सपीडियंसी से आदमी ऐसी बात लिखते, 300 बरस पहले। और उसका मुझे क्या फ़ायदा हुआ। एक पिक्चर बन रही थी, युगांधर नाम था उसका, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल म्यूज़िक डायरेक्टर थे उसके, और एन चंद्रा एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर, बड़े कामयाब अपने वक्त के, वो उसके डायरेक्टर थे। तो हम 2-3 गाने हो चुके थे, तो फिर हमारी एक सिटिंग थी, मैं गया तो एन चंद्रा और लक्ष्मीकांत बैठे थे, तो थोड़े से ऑकवर्ड थे। हाँ जी बताइए क्या सिचुएशन है। तो मैंने बताना चाहिए कि भाई सिचुएशन क्या है।
नहीं, असल में क्या था कि ऐसा सोच रहे थे हम लोग कि मतलब यहाँ पर अगर एक को आ जाता तो क्या आ जाता, क्या सोच रहे थे। नहीं नहीं, मतलब ऐसा आइडिया आया था कि बहुत ही हाँ हूँ नहीं करके अल्टीमेटली उन्होंने बताया कि हम सोच रहे हैं कि यहाँ एक कृष्ण की आरती रखते हैं। तो उन्होंने कहा कितना भी हो ये काफिर मुल्हिद एथीस्ट है तो मुसलमान, नाम तो जावेद अख्तर ही है ना। तो मैंने कहा अच्छा सुनाइए क्या ट्यून व्यून है कोई। तो उन्होंने मुझे ट्यून दी और बहुत ही मतलब चलो अब ये रस्म अदा कर देते, दे देते हैं। जब नहीं लिख पाएंगे तो हम कहेंगे हम किसी से लिखा लेते हैं ना। तो मैंने कहा ठीक है 2 दिन बाद मिलते हैं। मैं 2 दिन बाद गया, फिर दोनों बैठे थे। तो मैंने कहा मैंने वो लिख लिया है, लेकिन आपने मुझे जो ट्यून दी थी वो आरती की नहीं थी, वो एक गाने की ट्यून थी। आरती में क्रेसेंडो होता है, आपने क्रेसेंडो मुझे दी ही नहीं, वो तो 2-3 अंतरे हो ख़त्म। एक क्रेसेंडो चाहिए जहाँ पर वो ऊपर जाए, वो कहाँ है। हर आरती टेम्पो इंक्रीज होता है उसका, वही नहीं उसमें। वो मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है, आप उसे कंपोज कर लीजिएगा। कली जी बहुत अच्छा, क्या लिखा आपने। मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैंने तो सिर्फ नाम जमा कर दिए हैं, उसमें सिर्फ कृष्ण के नाम हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं है। तो कहे सुनाइए। तो मैंने उन्हें सुनाया, आपको भी सुना देता हूँ। वो कृष्ण कन्हैया मुरलीधर मनमोहन कान मुरारी है, गोपाल मनोहर दुख भंजन गोपाल मनोहर दुख भंजन एक अटल बनवारी है। वो कुंज फिरैया सांवलिया नंदलाला कान मुरारी है, बन कुंज फिरैया सांवरिया नंदलाला कान मुरारी है। वो कंस विनाशक महारथी सुदर्शन चक्रधारी है, हर रूप निराला है उसका, हर रूरा उसकी लारी है। वो गोपीनाथ मदन मोहन वो श्याम पितंबर आएगा, आएगा युगांधर आएगा, आएगा युगांधर आएगा। तो बड़े परेशान हुए, कहले आप इतने नाम तो हमें नहीं पता है, तो आपको कैसे पता है। मैंने कहा 2 ही वजह हैं, एक मैं लखनऊ का हूँ जहाँ सबसे ज़्यादा महिमा कृष्ण की है, और दूसरे ये कि मुझे उर्दू आती है। शुक्रिया। चलिए, थैंक यू। As you wanted to take a few questions, Oh, yes, would you Abhi. like to sit there and we can have नहीं नहीं, the देखिए discussion? खड़े रहने में क्या होता है, भागना आसान रहता है। तो अगर कभी बुरा वक्त आ जाए, आप यहीं से करिए, बोलिए। Could I have some water? One second, please. देखिए यहाँ सब किश्वर जी की इजाज़त से होगा, आप पहले उनसे पूछ लें। मैं आपको सिर्फ 2-3 चीजें याद दिलाना चाहूँगा। जी लोहे कलम छीन गई तो क्या करोगे? खूने जिगर में डुबो ली, नहीं, खूने दिल में। खूने दिल में डुबो ली हैं उंगलियां मैंने, और जुबां पे मोहर लगी है तो क्या कि रख दी है हर एक खल के जंजीर में जुबां मैंने। बिल्कुल। एक तो ये है जी। एक वो उनका प्रिजन का जो वो था रोशन्ना, उससे उन्होंने 2 लिखी हैं। एक तो शाम के पेचो खम सितारों से जीना जीना उतर रही है रात, यूं सबा पास से बह जाती है जैसे कह दी किसी ने प्यार की बात। और बहुत अच्छे। दूसरी इसमें है एक अच्छी Thank you. बात, Thank आपकी you so बात में much. मुझे से आधा। Thank you so much. Thank you. नहीं कोई Dr. बात Singh. नहीं। Can I just take a moment to say that we do want to thank Javed Sahab very much for that really enlightening lecture and something, so a big round of applause. I would also like, Javed Saab, just a minute to ask my brother, Deepak Rosha, to come on stage. And he can conduct the next round of 2 or 3 questions only, please. And we would like you to just remain within the topic that Javed Saab has just spoken about. And after... नहीं खुल गई। Deepak, you can take this, the microphone? Okay. Okay. And so if there is anybody with a question, if you can just raise your hand, please, then we can have just a minute. The microphone will come to you. And Deepak, you can conduct this and also give the Thanksgiving. Thank you. So any questions, anybody? Yes, the lady there, please.
उर्दू को पॉपुलराइज करने में तवाइफों का क्या कोई रोल रहा? पॉपुलर तवाइफों का रहा तो सबका नहीं, जो पॉपुलर थी। देखिए क्या है कि जो पोइट्री गाई जाएगी, और उस ज़माने में तो औरतों में तो सिर्फ तवाइफें ही गा सकती थी, न जाने कितनी अच्छी सिंगर्स होंगी जिनका गला घरों में घोंट दिया गया, तो कम से कम तवाइफ के पास ये राइट तो था कि वो गा सकती थी। तो जब वो गाएगी तो अच्छी शायरी ही गाएगी, तो कोई हैरत की बात नहीं कि वो उर्दू गज़लें गाती थी। और यकीनन जब गा के कोई सुनाता है, चाहे वो मेहदी हसन हो और वो चाहे जगजीत सिंह हो, तो गज़ल बहुत दूर तक पहुंचती है। One last question from gentleman there. सर, उर्दू के जेनेसिस के बारे में आपने दिल्ली की थ्योरी जो है उसको नज़रअंदाज कर दिया कि ये उर्दू जो है वो जो टर्किश सिपाही आते थे उनके कैंप्स होते थे, और उर्दू बाज़ार के अंदर इस जो दिल्ली में उर्दू बाज़ार है वहाँ पे जो कैंप्स की लैंग्वेजेस थी वो उर्दू के जेनेसिस में थी। तो इस पे आपकी कोई राय? और दूसरा, हज़रत मोहानी साहब का जो कंट्रीब्यूशन था हिंदुस्तान में इनकलाब लाने के बारे में। बहुत सही, इनकलाब जिंदाबाद तो नारा ही हज़रत मोहानी का बनाया हुआ है। और आपको एक और बताऊं, उर्दू की एक और भी डिस्टिंक्शन है। हिंदुस्तान में तो पहला शायर अपनी शायरी की वजह से फांसी पे चढ़ा है, वो इसी शहर दिल्ली में था। ये उस ज़माने में एक फ़र्रुख सियर नाम का बादशाह था यहाँ, जिसके ज़माने में एक शायर था जाफ़र ज़टली, जो कि उस बादशाह के ख़िलाफ़ और उसकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ और जिस तरह से वो एक्सप्लॉइट कर रहा था लोगों को, उसके ख़िलाफ़ पोइट्री करता था। एंड अल्टीमेटली ही वॉज कॉट एंड ही वॉज हैंग्ड। हमारे दूसरे भी जो शायर हैं, वो फैज़ हों, सरदार जाफ़री हों, मजरू हों, कैफ़ी हों, ये सब जेल गए हुए हैं, ये अंग्रेज़ की जेल गए। तो ये जो रेवोल्यूशनरी फरवर था वो उर्दू पोइट्री में हर दौर में रहा है। लेकिन उर्दू जैसे वर्ड जो है, इट इज़ अ टर्किश वर्ड, जिसका मतलब है कंटोनमेंट एरिया। ना कंटोनमेंट एरिया को आज हम समझते हैं कि जहाँ सिर्फ सिपाही रहते हैं। दरअसल जैसे आज आप सिविल लाइंस कहते हैं, उस वक्त तो कोई सिविल लाइंस का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो वो सब सिविल लाइन का हिस्सा है। इट वॉज बाय एंड लार्ज एन अर्बन लैंग्वेज, एन अर्बन फिनोमेना। तो उसका नाम तरह तरह के नाम पड़े हैं, जैसे कि हिंदवी, फिर ये वो ज़बान उर्दू मोहल्ला, तो वो तो ज़बान और मोहल्ला तो गिर गए, उर्दू बची। तो ये इस तरह से है। लेकिन सिपाही जो हैं वो लिटरेचर नहीं बना देते, वो इतना सिंपल नहीं होता। वो जब सोसाइटी में चली जाती है, जब मिडिल क्लास के पास जाती है, जब ये सेंसिटिव लोगों के पास जाती है ज़बान, तब लिटरेचर क्रिएट होता है। जी, आपकी राय है, मेरी नहीं है। आजकल भी सिपाही तवाइफों से बहुत मिलते हैं, तो शैल वी एक्सपेक्ट अनदर लैंग्वेज? Well, I'm sorry, I don't think because of shortage of time we can take more questions. Yeah. Okay, one last one. The young gentleman there. I hope you're not too tired, sir. नहीं नहीं, मगर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। आप देखिए, इसको बरसों स्टेट पेट्रन नहीं मिली है। ये ज़बान ज़िंदा क्यों है? ये सिपाहियों की वजह से ज़िंदा है या तवाइफों की वजह से? ये ज़बान इसलिए ज़िंदा है कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपको उससे दिलचस्पी है। और अगर शेर आपको कोई भी याद होगा तो उर्दू ही का याद होगा, है कि नहीं? There's a young gentleman there who Ji. would like to ask you something. Sir, thank you for the lecture. Sir, it was really full of awakening. Sir, जो एक 20s से 50s में जो एक सरियलिज्म का जो मूवमेंट था, उसका इफ़ेक्ट उर्दू पर क्या था? जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सरियलिज्म बहुत ज़्यादा नहीं, मैं आपसे अर्ज किया, लेकिन उसमें क्या होता है, एवरी फैशन बिकम्स इट्स ओन कार्टून। तो भाई सरियलिज्म ठीक है, सिम्बॉलिज्म भी ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन भी ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, लोग हद से आगे गुजर जाते हैं। और ये इल्ज़ाम मैं सिर्फ इन पे ही नहीं लगा रहा, मैंने तो प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट पे भी लगाया है यही इल्ज़ाम। हद से मत आगे, बैलेंस तो रखो। अब मिसाल के तौर पे एक किस्सा सुनाता हूँ आपको, और ये सच्चा इंसिडेंट है। एक छोटी सी लिटरेरी
कॉन्फ्रेंस थी, कॉन्फ्रेंस क्या मीटिंग थी, वो 50-60 आदमी थे। तो उसमें एक जो सरेल, आप पोएट बोल रहे हैं, सरेलिस्टिक, वो खड़े हुए और उन्होंने एक नज़्म सुनाई कि जिसका सेंस कुछ ऐसा था कि मेरे घर के आंगन में एक अलगनी है, उस अलगनी पे कल मैंने एक सफ़ेद चादर टांगी थी सूखने के लिए, लेकिन एक कौवा आया, उस पर बैठा, उस पर बीट करके उड़ गया। बस ये उनकी पोएम थी। तो फैज़ साहब इत्तेफाक से उसे प्रिसाइड कर रहे थे। जब वो माइक से हटने लगे पोएट, तो फैज़ साहब ने रोक लिया उन्हें और कहा कि देखिए, मैं अपनी जहालत मानने को तैयार हूँ, इस नज़्म की सिंबॉलिज्म मैं नहीं समझा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि शायर थोड़ा एक्सप्लेन कर दे। तो इससे पहले कि शायर कुछ बोलता, ऑडियंस में से एक आदमी खड़ा हो गया और कहने लगा कि साहब, सिंपल सी नज़्म आपकी समझ में क्यों नहीं आई? मुझे कल ही इन शायर ने, मेरे दोस्त हैं ये, इन्होंने मुझे इस पोएम के मीनिंग बताए हैं। तो शायर ने कहा बैठ जाइए, मैंने मीनिंग चेंज कर दिए। So, Javed Saab, ladies and gentlemen, I'm standing before you with a lot of mixed feelings. On the one side is Javed Saab, who has delivered such a delightful talk and with so much eloquence, and he has left us spellbound and enthralled. And on the other side, I'm remembering my father, who lived on this planet for 100 years. Javed Saab, if he had ever met you, he would have been really happy to converse for hours with you on the nuances of some ghazals and on some shares, but it was not to be. Ladies and gentlemen, among you I see many friends, family, and friends of my father also. And to all of you, I thank you with all our heart. From my mother's side also, Javed Saab, हमारे पास माँ भी है. जी जी. So I thank you all for coming here and giving us such a memorable time. And Javed Saab, once more, thank you. Thanks.